If the concentration of glucose C6H12O6 in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in blood? तो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इस बार यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, तो कैसे हम लोगों को यहाँ पर करना है। C6H12O6 का ब्लड में हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, हमें उसे कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर में, ठीक है, क्योंकि मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या मोलर। तो हम जानते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका मतलब यहां पर हम इस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हो सकता है 0.9 ग्राम C6H12O6 इन 1 लीटर, ये है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन हमको बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 0.9 ग्राम ये है, तो हमारी जो मोलैरिटी होती है वो तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये है हमारा गिवन मास 0.9, इसको मैं मोलर मास C6H12O6 से ग्लूकोज के मोलर मास दैट इज 180 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो 180 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दैट विल मेक इट क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम कितनी है लीटर में, 1 लीटर ही है, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 180, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज हो जाएगी दैट विल बी 9 अपॉन 1800, यानी कि 1 अपॉन 200, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 0.0005 यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या 0.005, हाँ 0.005, एक डेसिमल ज्यादा लगा दिया मैंने, 0.005 यहाँ पर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आई। फिर अब हम देखें जरा और किस तरीके से यहाँ पर करना होता है, चीज समझ में आई ना। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को अप्रोच करने की यहाँ पर तरीका हमको समझ में आता है। एसटीपी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल कंटेन 20 लीटर वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितने मोल्स O2 के जो है 20 लीटर में आएंगे। तो अब देखो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी गैस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर। तो जब हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, दैट्स इट। तो दैट विल मेक इट यहाँ पर 20 अपॉन 22.4, दोनों लीटर में ही है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट वी आर अवेलेबल विथ। तो 20 अपॉन 22.4 से हमको यहाँ पर डिवाइड करना था, तो क्या आएगा ये, देखो 20 अपॉन 22, यहाँ पे 1 से तो कम ही आना है, ठीक है, तो 1 से कम आएगा यहाँ पर। तो किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं वो करूं, इसको 10 टाइम्स अगर मैं करता हूं, तो 10 टाइम्स करेंगे 22.4 को तो 224 जाता है। तो अगर मैं उसको 9 टाइम्स करता हूं तो वो यहाँ पर बनता है 22.4, 224 से 22.4, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो ये लगभग तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये बोल सकते हैं इसको कि दैट विल मेक इट 0.9 के आसपास, है ना, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर 0.8889 समथिंग कुछ रहेगा, जो कि करीब 0.9 के आसपास ही रहना है, 0.9 के आसपास ही रहना है। तो इस वजह से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी 0.9 मोल ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना होता है। सिंपल मेथड है, इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये, इन अ रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच HCl इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो हमको अगर यहाँ पर देखना है तो ये किस तरीके से रिएक्शन चल रही है उसको देखना है। तो ये क्वेश्चन है स्टोइशियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यहाँ पर ये जो चीज है H2 प्लस Cl2 मिलकर के 2HCl बना रहे हैं, ये इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl में ये चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम बात करें H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्टोइशियोमेट्री कह रही है इसकी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ मिलकर के इसके 2 मोल बनाएगा।
ठीक है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ मिलकर के इसका 2 मोल बनाएगा, ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारे पास अवेलेबल क्या है, अवेलेबल हमारे पास दोनों की अगर देखा जाए तो दोनों के 100-100 ग्राम अवेलेबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसके भी 100 ग्राम अवेलेबल है, इसके भी 100 ग्राम अवेलेबल है, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। ये काय में है, ये ग्राम में अवेलेबल है, तो ये ग्राम में है। अगर मैं इसमें यहाँ पर इसको मोल्स में कन्वर्ट करता हूं, तो ध्यान रखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना सीखना है। तो मोल्स में हम लोगों को अगर करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन मास दिया गया है उसको उसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2, दैट इज 2। तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 100/2 हो जाएगा एंड दैट विल मेक इट 50। तो यहाँ पर 50 मोल्स अवेलेबल है मेरे पास हाइड्रोजन के। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्लोरीन का मोलर मास होता है 100/71, ठीक है, 100/71, दैट इज हम बोल सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा 100/71, क्योंकि 71 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl2 2 क्लोरीन 35.5 एंड 35.5 71, तो 1 पॉइंट समथिंग है और ये है 50, तो ये बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, और ये जो है यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग ही है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो चीज यहाँ पर हो रही है H2 + Cl2 = HCl में, हमें पता है इसकी 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये 50 मात्रा में है और ये जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर Cl2 जो हो जाएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है ना, ये 50 मोल है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये चीज लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट? Cl2। तो Cl2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और जितना भी Cl2 रहेगा उसका 2 टाइम्स HCl बनेगा। तो 2 टाइम्स यहां पर हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 100/71 है ना, 2 टाइम्स ऑफ 100/71 जो है मोल्स ऑफ HCl यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, मोल्स ऑफ HCl हमको देखने को मिलेंगे। और हमसे और क्या क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा Cl2 है, ठीक है, Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ मच HCl इज फॉर्म्ड, अब HCl कितना बना है ये हमको, है ना, तो ये तो समझ में आ गया कि Cl2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये कितना बना है, तो ये हमने मोल्स में तो निकाल लिया कि 2 टाइम्स ऑफ 100/71 बन रहा होगा। अब हमको देखना है कि कितने ग्राम पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ग्राम में ही पूछ रहा है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है इसका मोलर मास यहाँ पर HCl का होता है 36.5, 35.5 इसका ओरिजिनल हम बोल सकते हैं मोलर मास रहता है ना, ओरिजिनल मोलर मास 35.5 यहाँ पर क्लोरीन का, और हाइड्रोजन और आ जाएगा तो एक और आ जाएगा तो 36.5 बन जाएगा। तो 36.5 इसका मोलर मास रहा HCl का। अब हम जब देखेंगे कि 1 मोल जब 36.5 का है तो इतने मोल कितने के होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 100/71, 2 × 100/71 into 36.5, दैट विल मेक इट यहाँ पर ग्राम्स में इसका आंसर आ जाएगा, ग्राम्स में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है। तो अगर हम देखते हैं 36.5 × 2, ये जो चीज होती है ये लगभग 73 बनाएगी इसको, तो हो जाएगा 73/71 × 100, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये लगभग सेम ही है, 73/71 ऑलमोस्ट सेम। तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कट गए, यानी कि 100 के आसपास हमारा आंसर रहेगा, 100 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, 100 से बड़ा यहाँ पर रहने वाला है, 100 ग्राम के आसपास यहाँ पर आंसर रहेगा। 100 ग्राम ऑफ HCl या अप्रोक्सीमेटली 100 से थोड़ा सा ज्यादा ग्राम ऑफ HCl हमको देखने को मिलेगा। तो अब बताओ जरा कहां पर है इस टाइप की चीज, तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं हमारा, H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन इसमें HCl 73 ग्राम बन रहा है, इसमें 102.8 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा B, Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड 102.8 ग्राम ऑफ HCl इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका। आई होप कि यहाँ पर किस तरीके से करना है ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट का। फिर क्या बोल रहा है, जिंक सल्फेट कंटेन्स 22.65% ऑफ जिंक एंड 43.9% ऑफ यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस is true, then the weight of zinc required to produce 20 ग्राम of crystals will be what? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जिंक सल्फेट कंटेन्स 22.65% ऑफ जिंक एंड 43.9% ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, अगर यहाँ पर है, देन द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल विल बी कितना, तो 20 ग्राम क्रिस्टल हमको यहाँ पर किस फॉर्म में यहाँ पर मिल सकता है। तो अब देखो कितना बढ़िया
तरीके से ये प्लेस किया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप कोई सी भी चीज कहीं से भी लेकर के आ जाओ, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ मास रहने वाला है वो हमेशा सिमिलर रहेगा, ठीक है। इट डजंट क्या बोलते हैं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वो सोर्स से इररिस्पेक्टिव रहता है। तो इसका मतलब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट में अगर 22.65% जिंक है, कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम अगर हम लेते हैं 100 ग्राम ऑफ द सैंपल, उसमें अगर 22.65% या 22.65 ग्राम जो है वो हमारा जिंक है, यही मतलब है ना इसका। तो अब मुझे अगर 20 ग्राम यहां पर चाहिए, जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल, तो यहां पर हम यहां पर चाहिए तो किस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अगर हमें ये पता है कि भाई 20 ग्राम अगर चाहिए तो हमको ये चीज कहां से मिलेगी बताओ, ये चीज कितने यहां पर कितने क्रिस्टल हमको कितना लेना पड़ेगा जिसमें से हम 20 ग्राम यहां पर निकाल पाए, ये चीज हमको यहां पर देखनी है। तो अगर हम यहां पर ये देखें, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, ये नहीं है, यहां पर इसको ऐसे कहते हैं कि अगर हमें 20 ग्राम क्रिस्टल अवेलेबल है 20 ग्राम, तो उसमें कितने ग्राम जिंक होगा, यही पूछा है ना। यस, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। जिंक सल्फेट कंटेन्स 22.65% ग्राम ऑफ जिंक एंड 43.9% ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, ठीक है, देन द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल। तो देखो 20 ग्राम क्रिस्टल मुझे प्रोड्यूस करना है तो कितना जिंक चाहिए रहेगा। तो अगर 22.65 ग्राम जब लिया मैंने तो मुझे 100 ग्राम का क्रिस्टल मिला, तो मुझे कितना जिंक चाहिए रहेगा ताकि मुझे 20 ग्राम का क्रिस्टल मिले। तो दैट्स इट, तो यही क्वेश्चन है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर 100 ग्राम के लिए 22.65 है तो 1 ग्राम के लिए 22.65 बाय 100 होगा, और 20 ग्राम के लिए इंटू 20 और कर देंगे। तो दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ये यहां पर कटेगी, 2 यहां पर 5 टाइम्स काटेगा, और यहां पर 5 4 से 20 रहेगा, 4 पॉइंट यहां पर 2 रहा, 5 5 से 25 1 रहा, 5 3 रहा, 4.53 यहां पर आंसर रहेगा, 4.53 ग्राम। दैट्स द क्या बोलते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक बात समझ में आई। तो 20 ग्राम के लिए हमको यहाँ पर अगर 100 ग्राम के लिए यहाँ पर 22.6 ग्राम जिंक है, तो 20 ग्राम के लिए यहाँ पर 4.53 ग्राम जिंक रहेगा। सिंपल एज दैट, दैट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पर करना है, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, फिर क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। जब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर जब हम इस तरीके का यहाँ पर हमको डेटा दिया जाता है, तो इसमें हम लोगों को जो करना होता है वो रहता है रिलेटिव अबंडेंस वाला। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है वो ये कि देखो अब यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पर 14.0031, इसमें है 15.001। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो इसको काफी दूर दूर हैं इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम ये बोल सकते हैं दैट विल बी 14 इंटू 99.7, ऐसा लिख लेता हूं, इसको 99.7 कह देते हैं, प्लस क्या बोलते हैं, इसको मैं 14 ही मान लेता हूं और इसको 15 मानते हैं, प्लस 15 इंटू 0.3 है ना, क्योंकि 99.7 है तो डेफिनेटली ये 0.3 रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके से ही इसको यहाँ पर देखा है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारा यहाँ पर कितने रहने वाला है, यहाँ पर 99.7 और 100, यहाँ पर टोटल 100% रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल 100% रहने वाला है। तो अब अगर हम देखें तो ये 14 इंटू 99.7, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लगभग 14 के आसपास ही सबसे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि 14 इज टू मच है। यहाँ पे 99.7% अगर है तो इसका जो भी आंसर आएगा है ना, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वो 14 के आसपास ही रहने वाला है। तो 14 से जो क्लोजेस्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 14.007। क्या बात समझ में आई यहाँ पर क्या किया है हमने और कैसे निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव अबंडेंस का, वो चीज यही होती है कि जो भी इसका एटॉमिक मास है 14, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक मास है यहाँ पर 15 इंटू है ना, ये इंटू यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव हम लोग इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14 इंटू 99.7 प्लस 15 इंटू 0.3 अपॉन 100। तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे हमको साफ समझ में आ रहा है
कि आंसर हमारा क्लोज टू 14 रहेगा, क्योंकि ये 99 इसका वेट बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको मान लो, इसको मैं 100 कह देता हूं और इसको लगभग ये 0 हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पर देखो ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहाँ पर अगर ये ही 100 हो गया तो यहाँ पर 14 इंटू 100 अपॉन 100 करेंगे तो 14 ही तो आएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इट विल बी क्लोज टू 14.007 ओनली। तो आंसर इसका ए ही रहने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? ए ही इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? फिर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अब यहाँ देखो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब कंबशन करते हैं CH4 और इसको बर्न कर देता हूं मैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मिलता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हमको यहाँ पर देखने में मिलता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहाँ पर देखें, इसके बाद इसको बैलेंस करें अगर हम, तो बैलेंस करने पर हम क्या पाएंगे? बैलेंस करने पर हम ये पाएंगे कि कार्बन तो उतने रहेंगे, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2H2O रहेगा यहाँ पर, और O2 यहाँ पर 2 और ये 2 यहाँ पर 2O2 रहेगा। ठीक है, तो O2 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ये चीज रहेंगे, टोटल यहाँ पर 4 रहेंगे। तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O, ये यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोइशियोमेट्री इसकी क्या कह रही है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 2। ठीक है, यानी कि इसके 1 मोल इसके 2 मोल के साथ मिलकर के CO2 का 1 मोल और वाटर के 2 मोल बनाएंगे। ये इसका यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री का कहना है ये चीज। नाउ द पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम वाटर। हमारे पास अवेलेबल क्या है? हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम। अब 16 ग्राम का मतलब क्या है? 16 ग्राम का मतलब कितने मोल हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4? इट इज 16 ओनली, यानी कि यहाँ पर ये 1 मोल ही है। तो 1 मोल वाटर कितने बना रहा है? 2 मोल, और 2 मोल का मतलब कितने ग्राम हुआ? 2 × 18, दैट इज इक्वल टू 36। तो दैट्स द आंसर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। आंसर इसका रहेगा ए, 36 ग्राम। बहुत ही सिंपल। तो सिंपली इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री, सिंपल एज दैट। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे? फिर क्या है? 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड with 0.64 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and by how much? तो ये जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर किसका? ये क्वेश्चन है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का अगेन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ, तो यहाँ पर 2Mg + O2 gives 2MgO, ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसको अगर मैं देखूं, इसकी स्टोइशियोमेट्री कह रही है इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ मिलकर के इसका 2 मोल बनाएगा, इसका 2 मोल इसका 1 मोल के साथ मिलकर के इसका 2 मोल बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टोइशियोमेट्री ये है यहाँ पर, तो 3 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड है ना, यहाँ पर 2 मोल है, इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है। तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड बाय हाउ मच? अब हमारे पास अवेलेबल जो है वो देखो जरा, अवेलेबल हमारे पास इसके 3 ग्राम है और इसके कितने ग्राम है? 0.64 ग्राम है। ओके, तो जरा इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 को काय से डिवाइड करना पड़ेगा? इसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से, एंड मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, तो 3/24 यहाँ पर ये हम करेंगे, तो 3/24 आ जाएगा लगभग यहाँ पर 3 7 1/8, 1/8 यहाँ पर ये हो गए मोल्स हो गए, और 0.64 अपॉन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ O2? O2 का मोलर मास होता है 32। ठीक है, तो 32 इसका मोलर मास, यानी कि ये चीज हो जाएगी यहाँ पर कितनी? यहाँ पर 0.02, और ये चीज कितनी रहेगी यहाँ पर? 0.25 है ना, 0.125 कह सकते हैं इसको, 0.125 यहाँ पर रहने वाला है ना। 1/8 मतलब 0.125 हुआ ना, है ना, 0.125। तो 0.125 ये 0.02। तो अब हमको देखना है कि भाई इसके 2 मोल के लिए तो हमको इसके 1 की जरूरत थी, तो अब यहां पर है तो हमारे पास 0.125, तो उसके लिए इसके आधे की जरूरत थी। क्या इसका आधा अवेलेबल है? इसका आधा क्या होता है? 125 का आधा कितना होता है? 125 का आधा होता है यहां पर 62.5, यानी कि यहां हम बोल सकते हैं 0.0625, लेकिन ये तो 0.02 है, ये तो उससे भी कम है, यानी कि ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर, क्योंकि ये जितनी जरूरत थी इसके आधे की जरूरत थी। 0.125 का आधा कितना होता है? 0.0625, और ये है 0.02 जो कि कम है इससे,
तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पता है कि व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो यहाँ पर ये वाला भाई साहब जो मैग्नीशियम जो हमारा एक्सेस रिएजेंट है ये हमारा बच जाएगा। हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ध्यान रखना ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पूछा है कि ये कितना बचेगा ये पूछा है। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम बच रहा है पहली बात तो, अब ये कितना बचेगा वो चीज निकालना है अगर हमको, तो हमको पता है कि अब देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल लेकर के जाता है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल लेकर के जाएगा, तो 0.02 कितने लेकर के जाएगा, 0.02 जो है 0.04 लेकर के जाएगा, तो 0.04 लेकर के यहाँ पर ये चीज जाएगा। अब हमारे पास हैं कितने हैं उसके 0.125 है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 0.02 0 यहाँ पर कैंसिल बचेंगे कितने 0.004 यहाँ पर लेकर के जाएगा क्योंकि ये यूज अप हो जाएगा। 0.004 जो है 0.02 नहीं, यहाँ पर इसको 0.04 यहाँ पर हम माइनस करेंगे है ना 0.040, तो 125 में से 40 जाएंगे तो कितना होता है 125 में से 40 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.125 में से 25 गए और 15 और गए तो 85 0.085 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बचेंगे 0.085 नंबर ऑफ मोल्स इज लेफ्ट फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, लेकिन हमसे ग्राम में पूछा गया है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल जो होता है वो होता है 24 ग्राम का, तो यहां पर 0.085 मोल मतलब कि 0.085 इंटू 24 ग्राम, तो दैट इज 24 5 यहां पर कितना होता है 120 0 12 है ना 24 इंटू 8 यहां पर हम बोल सकते हैं 24 2 48 फिर 96 यहाँ पर 96 का भी डबल अगर हम कर देंगे तो 192 192 यस 192 और 192 में यहाँ पर हमने क्या कॉमन कितना निकाल लिया था 12, 192 में 12 जोड़ देंगे तो 200, 192 में 12 जोड़ेंगे 204, तो 204 रहेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद 1 2 3 डेसिमल है ना, तो 3 डेसिमल 2.040 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.040 ग्राम मैग्नीशियम 2.040 ग्राम, आंसर इसका सी रहेगा। क्या बात समझ में आई है ना। तो सिंपल एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानना है उसके बदौलत यहाँ पर हमने देखा कि कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रिस्पेक्टिव मोलर मास से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास ग्राम में अवेलेबल रहेगा वो। ठीक है, तो ये रहेगा आंसर इसका यहाँ पर रहेगा सी। सी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ। क्या बात समझ में आई? ओके, चीज क्लियर है यहाँ पर? ठीक, ओके। फिर क्या बोल रहा है? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है, एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई। सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको यहाँ पर निकालना है जिसका एटॉमिक मास यहाँ पर 10 दिया गया है और 50% एटॉमिक मास यहाँ पर 20 दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इसका 20 है और इसका जो है वो एटॉमिक मास इसका 10 है। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है तो कितना होगा यहाँ पर? सीधी सी बात है कि यहाँ पर एटॉमिक मास इसका 10 है लेकिन वो भी 50% है, यानी कि बाय मास दोनों बराबर बराबर है, बाय मास दोनों बराबर बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि x जो रहेगा वो x2y के फॉर्म में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इसका 10 का है ना, इसका मास 10 का है और इसका मास 20 का है और मुझे जो रखना है वो बराबर बराबर रखना है इन दोनों को, तो इसका रेशो है ना 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये 20 और ये 20 बनाएगा बराबर बराबर। तो इस वजह से मुझे x2 लेना पड़ा, यहाँ पर x2y यहाँ पर करना पड़ा। तो दैट इज यहाँ पर हम बोल सकते हैं x2y। और अगर नहीं तो हम इसको एक तो ये डायरेक्ट तरीका था, लेकिन दूसरा जो तरीका होता है जो एक प्रॉपर जो तरीके होते हैं इसको करने के वो ये होते हैं कि भाई साहब अगर यहाँ ये 50% है x, ठीक है, ये x 50% है, y भी जो है वो 50% है, तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं इसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से तो ये हो जाता है 50/10 और ये हो जाएगा 50/20। तो यहाँ पर ये जो चीज आएगी ये चीज कितनी आ जाएगी? दैट विल मेक इट 5 और ये दैट विल मेक इट यहाँ पर 2.5। ठीक है, तो जब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि
सिंपलेस्ट रेशो में लेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो इसका 2:1 का आएगा, इस वजह से हमारा आंसर x/y आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो इसका ऑथेंटिक तरीका होता है करने का, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का, वो ये चीज है। बाकी हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो इसका आंसर यहाँ पर x/y रहेगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई यहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो है ना। तो ये चीजें इस बार जो है हमारे जो करिकुलम में, हमारे जो सिलेबस था उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रेडॉक्स के क्वेश्चन आए थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने ये देखे, द रिएक्शंस ऑफ Cl2 + 2H - गिव ClO- + Cl- + H2O रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, इसलिए दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन कहलाएगी? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर अगर हम देखते हैं, the oxidation number of P in PO4 3- is P in PO4 3-, S in SO4 2- and Cr in Cr2 2- respectively। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं PO4 3- में यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यानी कि 8 है ना, 8 में से 3 यहाँ लगे, ये हो जाएगा +5 ऑक्सीजन स्टेट। ऐसे ही सल्फर जो है यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, 2 यहाँ गए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम जो है यहाँ पर 7 ऑक्सीजन यानी कि 14 में से 2 गए, बचे 12 जो है 2 क्रोमियम में बटेंगे 6। तो यहाँ पर हम बोलेंगे +5 + 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इसका बी। समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर फटाफट करते बनना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई यहाँ पे, है ना। तो ये चीज है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 में तो 0 रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। S2F2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये -1, 2 फ्लोरीन मिलकर के -2 और 2 सल्फर यहां पर मिलकर के बनाएंगे +2 -2 और +2 जो रहेगा फ्लोरीन जो है वो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट विल मेक इट -1 × 2 -2 और -2 यहाँ पर सल्फर जो है वो यहाँ पर +2 ईच यानी कि ईच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला है। हर एक जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा सल्फर। और वहीं अगर H2S की बात करते हैं तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0 + 1 and -2 is the answer of this question। 0 + 1 and -2 is the answer of this question। A is the answer of this question। ठीक है, ओके। फिर क्या है? The standard electrode potential of some redox couples are given below। ओके, फाइंड आउट which of the following is the strongest reducing agent। तो अगर हमें यहाँ पर ये पता है कि ये सारी जो चीजें दी गई हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही है रिडक्शन को। तुम देख सकते हो हर एक स्पीशी जो है SN2 + SN, Ca2 + Ca, Cr3 + Cr, Li + Li, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को दर्शा रही है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हम जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, ध्यान रखो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा और ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा। और अगर ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम रहेगी, रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम रहेगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही कमजोर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है हमसे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमको रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वाला चाहिए। तो सबसे कम वाला यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो -3.05 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, इसलिए वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आंसर इसका डी रहने वाला है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इसको लेकर के चर्चा। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4P + 3KOH + 3H2O गिव्स 3KH2 + PO2 + PH3। तो यहाँ पर ये चीज पूछी गई है, तो हमें क्या पूछा गया है कि क्या हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पोटेशियम जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं KOH, ठीक है, ये इस तरीके पोटेशियम जो है, फॉस्फोरस जो है वो तो क्या बोलते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। और अगर हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ PO2 जो है ये 3H3PO2, यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉस्फोरस 4 में से यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और इसमें फॉस्फोरस ये PH3 है, तो PH3 फॉस्फोरस इज मोर
ऑक्सीडाइजिंग इन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ये बात सही है। ओनली फॉस्फोरस इज रिड्यूस, नहीं ऐसा तो नहीं है। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस इज नॉट ऑक्सीडाइज, नहीं ऐसा भी नहीं है कि +1 में जा रहा है वो, और नन ऑफ दिस नहीं। इसका आंसर होगा ए, यहाँ पर फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, क्योंकि फॉस्फोरस 0 ऑक्सीजन स्टेट से +1 में भी गया है और -3 में भी गया है, -3 में भी गया है। तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं काफी आसानी से, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ए। फिर क्या है, इन द आयनिक रिएक्शन BiO3 जो है वो यहाँ पर BiO3 -6H+ प्लस X इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये कितने रहने वाले हैं। तो Bi3+ प्लस CH2, तो X पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बस जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक हाफ रिएक्शन है और हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन को, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और वो भी एसिडिक मीडियम है। तो कैसे कैसे करना है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड में देखो, बिस्मत यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर स्टेबल है वो, ठीक है, ऑलरेडी स्टेबल है वो यहाँ पर। उसके बाद ठीक है ना, तो एटम्स तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 3, उधर 3, ठीक है, सब बैलेंस है। अब बचती है चार्ज की, तो यहाँ पर टोटल चार्ज देख लो, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ माइनस है और यहाँ 6+ है। तो माइनस और यहाँ 6+ मिलकर के इसको बनाते हैं +5 इस तरफ, और इधर कितना है, यहाँ पर +2 है, +3 है, ये तो न्यूट्रल है तो ये +3 है। तो अब +5 में ऐसा क्या जोड़ें कि +2 हो जाए, सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तभी जाकर के ये भी +3 बनेगा और ये भी +3 बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होने वाला है। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये है इस तरीके का यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीक्वेंस है ना, ब्रोमीन इन सीक्वेंस हमको बताना है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा, बट अगर हम हर एक ब्रोमीन का देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ब्रोमीन जो रहेगा, यहाँ पर तुम देखो तो ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ से +2 इकट्ठा कर रहा है, यहाँ से +2 इकट्ठा कर रहा है, यहाँ से +2 इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इस ब्रोमीन से कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला जो है इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर इस ब्रोमीन पर आएगा 6 का यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर अगर देखें इस ब्रोमीन के लिए, तो इस ब्रोमीन में हम देखेंगे कि 2 यहाँ से इकट्ठे किए उसने, 2 यहाँ से इकट्ठे किए उसने, लेकिन ना इधर से कुछ किया ना इधर से, तो टोटल हो गया यहाँ पर +4। और यहाँ पर ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन तो एक ही है, तो ये भी +6 हो जाएगा। तो +6 +4 +6 इसका आंसर रहने वाला है, +6 +4 +6 आंसर इसका बी। समझ गए बात को, इस तरीके से हमको देखना होता है, ठीक है। फिर क्या, what volume of 10 molar HCl and 3 molar HCl should be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl solution, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर what volume of 10 molar HCl and 3 molar HCl should be mixed। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर लगेगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला, और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होता है कि भाई साहब M = M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हमको यहाँ पर देखना होता है। तो हमें पता है कि ये V1 प्लस V2 जो है वो टोटल मिलकर के कितना बना रहे हैं, 1 लीटर बना रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये मान लो हमारी जो इसकी वॉल्यूम है वो V है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1 लीटर है ना, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इसको ऐसे देखते हैं कि ये जो टोटल मिलकर के 1 लीटर का मतलब 1000 ml बना रहे हैं। अगर 1000 ml है तो अगर मान लो मैं इस V1 को V कहता हूं तो V2 हो जाएगा 1000 माइनस V। क्या बात समझ में आ रही है, 1000 माइनस V। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो M जो कि मुझे चाहिए फाइनल मोलैरिटी मुझे कितनी चाहिए, 6 मोलर की, विच इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, पहले वाले की मोलैरिटी कितनी है 10 मोलर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू V प्लस, है ना, M2 दूसरे वाले की मोलैरिटी कितनी है 3 इंटू ये हो जाएगा 1000 माइनस V। कितना हो जाएगा, 1000 माइनस V, ये चीज रहेगी, और डिवाइडेड बाय हम 1000 कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको पूरा आंसर जो वॉल्यूम में मिलेगा V जो मिलेगा वो काय में मिल जाएगा, हमारे मिलीलीटर में, ठीक है। तो दैट विल मेक इट 6000 V, है ना, या 6000 इज इक्वल टू 10V प्लस 3000 माइनस 3V,
3000 माइनस 3v, करेक्ट है। तो ये चीज यहां पे जाएगी तो इट विल मेक इट 3000 इधर जाके माइनस होगा तो ये 3000 ही रहेगा, क्योंकि 6000 माइनस 3000 इज 3000 इज इक्वल टू 10v माइनस 3v इज इक्वल टू 7v। तो v जो हो जाएगा वो जाएगा 3000 बाय 7, 3000 बाय 7 एंड दैट विल मेक इट हाउ मच, 7 4s are 28, तो 4s are 28, 2 यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20 कैरी ओवर होगा, तो यहाँ पर 7 2s are 14, जो कि यहाँ पर 6 कैरी ओवर देगा 60, 7 8s are 56 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 428 यहाँ पर रहा और ये जो बचा हुआ रहेगा वो 1000 माइनस v हो जाएगा, दैट विल मेक इट 572। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 428 एंड 572 ml इसके रिस्पेक्टिव आंसर रहेंगे। समझ में आई बात कैसे करना है? तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है इस इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका। ठीक है, चीज समझ में आई यहाँ पर कैसे करना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed, 5.6 gram of residue is left and 4.4 gram of CO2 escape out। ओके, चलो तो यहां पर अगर हम इसको देखना है कि ये सत्य है कि नहीं है, तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि 10 ग्राम CaCO3 जब डिकम्पोज, तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है क्या, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो CO2 तो उड़ जाएगा और CaO जो है वो प्रेसिपिटेट बचेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज, और ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, यानी कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल देगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर देखते हैं इसका मोलर मास कितने का होता है, 100 ग्राम का, 100 ग्राम, और इसका मोलर मास कितने का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर अगर हम देखें 40 और 32, दैट विल मेक इट क्या बोल सकते हैं, ये तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ पर 16 है ना, 16 प्लस 40 56 ग्राम ये रहेगा। तो ये हो गई यहाँ पर इसकी मास के अंदर यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पर काम करने जाएगा उसको लेकर के चर्चा। 100 ग्राम, 56 ग्राम और 44 ग्राम ये चीज है। ओके, फिर हमसे बोल रहा है क्या कि अगर आपने 10 ग्राम लिया होता कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आपने ये चीज 10 ग्राम ली होती, अब सीधी सी बात है कि अगर आपने 100 के बजाय ये 10 ले लिया तो ये भी यहाँ पर 10 से डिवाइड करके 5.6 रहेगा और ये भी यहाँ पर 4.4 रहेगा। तो क्या ये वही कह रहा है? तो हमको बोल सकते हैं कि 5.6 ग्राम ऑफ रेसिड्यू मतलब कि प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट एंड 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज लेफ्ट आउट। तो ये क्या यही चीज बोल रहा है? यस, 4.4 ग्राम इज लेफ्ट। तो बिल्कुल असर्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पर, एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज फॉलोड, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो चीज है, क्योंकि असर्शन भी सही है, यहाँ पर रीजन भी सही है, यहाँ ठीक है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बता रही हैं कि और इसी वजह से ही मास कंजर्वेशन हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि ये चीज है। तो इस वजह से इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इसका ए रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मैच करना है यहाँ पर H3PO4, H4P2O6, H3PO3 और H3PO2 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन जो कि मिलकर के -8 बनाएंगे। उस -8 में से 3 तो ये हाइड्रोजन ले जाएगा, तो बचेंगे इसके पास +5। तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई इसकी? +5 यहाँ पर, तो 1 का रहेगा S। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हुए तो हो गए मिलकर के 12 में से यहाँ पर 4 चले जाएंगे 8 में से 2 ऑक्सीजन 2 फॉस्फोरस के पास बचेंगे 4, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा R। क्या होगा? R, दैट इज 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये चीज क्रिएट करेंगे इसके -6 में से 3 यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर फॉस्फोरस के पास बचेंगे +3, दैट इज Q। और यहाँ पर सीधी सी बात है, इसका यहाँ पर रहेगा 1 यानी कि P। तो ये हो जाएगा SRQP इसका सही उत्तर, SRQP। B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही ना बात? तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। फिर फॉर द गिवन रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम Zn plus NO3 minus gives Zn2 plus NH4 plus, coefficient of Zn2 plus NO3 minus and OH minus R। तो ये हमको पता करना है। तो हमें अल्कलाइन मीडियम में भी यहाँ पर ये चीज बैलेंस करनी है। यहाँ पर दिया गया है OH माइनस, तो देखो कैसे करना है। तो Zn
प्लस NO3 माइनस गिव्स Zn2 प्लस NH4 प्लस। ठीक है, तो ये हमको बेसिक मीडियम में करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जिंक जो भी है यहाँ से Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बोल सकते हैं, 3 -3 NO3 माइनस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहां पर जा रहा है, यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर जाएगा ये। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +5 से -3 वो यहाँ पर कितना गया, यानी कि 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन में है भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजेक्शन में खतरनाक तरीके से यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ है +5 से एकदम -3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो चीज हो गई, यहाँ पर बात समझ में आ रही है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 8 है, ये यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस कर दिया यहाँ पर, है ना, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो बराबर हो जाए, हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज बैलेंस की। तो चार्ज बैलेंस हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ये -1 है, ये हो गया टोटल -1 का चार्ज। और यहाँ पर अगर देखें तो ये है 8+ और ये है NH4+, तो दैट विल मेक 9+, टोटल 9+ चार्ज बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर टोटल चार्ज -1 का है और यहाँ पर चार्ज जो है वो +9 का है। कितने का है, +9 का है ना। तो अगर हमको इसको बैलेंस करना है और वो भी बेसिक मीडियम में, तो हम यूज करते हैं अल्कलाइन मीडियम OH-। तो हमको यहाँ पर OH- कितने चाहिए रहेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ +9 है, तो यहाँ पर हमको 10 OH- चाहिए रहेगा, 10 OH- आयंस यहाँ पर चाहिए रहेंगे, 10 OH-। तो जब हम 10 OH- ऐड करेंगे यहाँ पर, 10 OH- जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये चीज अब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमको, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो चीज है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 और 10 और 4 14 है। तो 14 हाइड्रोजन के लिए हमको यहाँ पर कितने जोड़ने पड़ेंगे, 7 H2O जोड़ना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका होना चाहिए। तो देखेंगे 7 और 3 10 और यहाँ पर देखेंगे 10, तो बिल्कुल ऑक्सीजन बैलेंस है, इसका मतलब हमने सही बैलेंसिंग करी है, तो ये बैलेंस हो चुका है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, Zn2+ का कोएफिशिएंट, तो Zn2+ का कोएफिशिएंट है 4, NO3- का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं 1, ठीक है, और OH- का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 10। तो 4, 1 और 10 इसका आंसर होगा, 4, 1 और 10 आंसर इसका सी रहने वाला है। क्या बात समझ में आई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस किया है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं बैलेंसिंग के, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन से जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला वाला देखो, तो ये +1 से ये +2 और 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हुआ। यहाँ पर MnO4 2- में अगर देखें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MnO4 2- यहाँ +6 से बढ़ा भी है और घटा भी है, तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। KMnO4 यहाँ पर ये -7 ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो ही नहीं सकती, वो रिड्यूस ही हो रही होगी डेफिनेटली। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अगर हम देखें ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये चीज यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगी, है ना। ये +2 में है तो ये भी यहाँ पर नहीं ही होगा डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, अगर हम उल्टा देखेंगे तो जरूर डिस्प्रपोर्शनेट है, लेकिन सीधी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 ही हमारा आंसर रहेगा, 1 and 2 ओनली, डी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आई ना बात। तो किस तरीके से देखना है, सिंपली हर जो भी स्पीशी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ।
इस तरीके से करना होता है। फिर क्या है, ओके दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टेस्ट के दौरान हम लोगों ने कवर किए, और इसमें हम साफ देख सकते हैं कि हर एक टेस्ट अपन को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो बिल्कुल अब हम जब नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टेस्ट में जब हम अप्रोच करेंगे तो इन्हीं का, तो ये जो इतने सारे हम लोगों ने अभी तक टेस्ट डिस्कस किए हैं, ये तीसरा टेस्ट था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा वो कंबाइंड टेस्ट होगा, और वो यहाँ पर इन सारे ही चैप्टर्स जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें एक प्रकार से उन्हीं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करवाएगा वो आपसे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाले हैं टेस्ट यहाँ पर सारे के सारे। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं कि टेस्ट ज्वाइन करके यहाँ पर उसको, और ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसमें से क्या क्या फैच आउट कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बस जितना भी और जितना ज्यादा पता चलेगा कि भाई टेस्ट सीरीज है, जितना ज्यादा यहाँ पर सारे जो कमांडोज हैं वो एनरोल होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन का पता चलेगा, और यहाँ पर समझ में आएगी चीज़ कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यहाँ पर अपने दोस्तों से बोलो कि यहाँ पर जो है बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि आपस में ही मज़ा आए थोड़ा बात करने में, है कि नहीं, कि यार वो क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो अपने आप में एक तरीका होता है वो। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।